हेलो फ्रेंड्स। अपनी नेक्स्ट और लास्ट यूनिट हम सिलेबस की कवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 की इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से लास्ट यूनिट है। अगर अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और जैसा कि एक जो स्टूडेंट्स कंटिन्यूस हमारे नोट्स देखते हैं उनको पता ही होता है कि हमने नोट्स में सिंपल कीवर्ड्स और हिंदी मीनिंग भी डाला हुआ है ताकि नोट्स क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएं। जो जनरली हम हाथ से मेंशन करते हैं नोट्स पे वो भी मैंने आपको टाइप करके डाला हुआ है और आपको मेरे साथ साथ नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नोट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो पार्टनरशिप, जब दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर बिजनेस चलाते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। अगर दो फ्रेंड मिलकर कोई काम कर रहे हैं और वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आपस में मिले हैं तो वह पार्टनरशिप होगी। पार्टनरशिप इज अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू कैरी बिजनेस टुगेदर एंड शेयर प्रॉफिट। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाई all or any of them acting for all। इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक्सप्लेन। पार्टनर क्या होता है? जो पर्सन पार्टनरशिप बिजनेस में मेंबर हो। अ पर्सन हु जॉइंस द पार्टनरशिप बिजनेस। फर्म क्या होता है? जो दोनों मिलके जो बिजनेस को बनाते हैं वही फर्म होता है। पार्टनर्स का कलेक्टिव बिजनेस नेम। फर्म नेम, बिजनेस का ट्रेड नेम कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से, बस अवेलेबल होना चाहिए वो नेम, ऑलरेडी कोई और यूज ना कर रहा हो, किसी का पेटेंट कॉपीराइट ना हो। नेम अंडर विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कंडक्टेड। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी है जो दोनों की सहमति से बनती है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के एजेंट होता है। एवरी पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट ऑफ अनदर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड करना। अब ये रेशियो अपना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के टाइम पे फिक्स कर लेते हैं कि 50-50 करेंगे, 60-40 करेंगे, या जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें किस किस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे। बट प्रॉफिट डिवाइड पार्टनर्स के बीच में होना चाहिए, अदरवाइज किसी को अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो वो पार्टनर नहीं माना जाएगा। अगर किसी को सैलरी मिल रही है तो वो पार्टनर नहीं, एम्प्लॉय होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस प्रॉफिट अमॉन्ग्स पार्टनर। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है पार्टनरशिप के लिए? टू और मोर पर्सन होना चाहिए, मिनिमम टू होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम टू पर्सन नेसेसरी। एग्रीमेंट होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टनरशिप अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, किसी इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं कर सकते, वो लीगली वैलिड पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए, प्रॉफिट शेयर का रेशियो कुछ भी हो सकता है, बट प्रॉफिट मस्ट एग्री टू शेयर, पार्टनर्स मस्ट एग्री टू शेयर प्रॉफिट। म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, सबकी सहमति से होनी चाहिए। हर पार्टनर फर्म को बाइंड कर सकता है क्योंकि सब एक दूसरे की तरह एज एन एजेंट काम कर रहे हैं, फर्म के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर कोई पार्टनर इंडिविजुअल कोई एक्ट करता है फर्म के बिहाफ पे तो कंप्लीट फर्म उस एक्ट के लिए बाइंड होगी। क्विक रिकॉल चार्ट है, एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस होना चाहिए एंड प्रॉफिट शेयरिंग बिटवीन पार्टनर्स होना चाहिए। टाइप ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर बिजनेस को एक्टिवली मैनेज करते हैं। स्लीपिंग पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है बट मैनेजमेंट नहीं करता। कभी कभी होता है कोई दो पार्टनर हैं, एक के पास टाइम है लेकिन एक के पास पैसा है, तो वो कहता है दोनों मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, तू बिजनेस में पैसा लगा दे और मैं बिजनेस को कम्प्लीटली मैनेज करूंगा। तो जिसने सिर्फ पैसा लगाया लेकिन डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है वह स्लीपिंग पार्टनर हो जाता है, और जो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वह एक्टिव पार्टनर होता है। नॉमिनल पार्टनर सिर्फ नाम देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ना नाम से इतने फेमस लोग होते हैं कि अगर वो पार्टनरशिप में आ जाएं तो उनके नाम से बिजनेस चल जाएगा, तो बस उनका नाम यूज करते हैं जिसके लिए उनको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग दी जाती है। ना तो वो पैसा देते हैं और ना ही वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, वो नॉमिनल पार्टनर होते हैं। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। कभी कभी क्या होता है कि पार्टनर लॉस में तो शेयर नहीं लेकिन प्रॉफिट, जैसे कि माइनर, अगर माइनर किसी पार्टनरशिप में पार्टनर है तो वो प्रॉफिट में तो हिस्सेदार होगा, लेकिन बाई चांस अगर पार्टनरशिप को लॉस होता है तो लॉस के लिए माइनर रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हैं। एग्जाम्पल आ गया माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर को पार्टनरशिप बेनिफिट दिया जा सकता है, माइनर पार्टनर बन सकता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए। माइनर कैन बी एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। माइनर पार्टनर, माइनर फुल पार्टनर नहीं बन सकता बट पार्टनरशिप के बेनिफिट ले सकता है।
A minor cannot become full partner but may be admitted to benefit of a partnership with consent of all partners. सभी पार्टनरों की सहमति से किसी माइनर को सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन माइनर किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। राइट ऑफ माइनर दिए गए हैं, प्रॉफिट शेयर ले सकता है, अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है, पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती है, सिर्फ शेयर लायबल होता है। मतलब पर्सनली लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर उसका शेयर लगा हुआ है कि 5 पार्टनर हैं, पांचों ने 1-1 लाख रुपए लगाया, माइनर ने भी 1 लाख रुपए लगाए, तो वो 1 लाख रुपए तो लायबल हैं, वो 1 लाख रुपए तो उसके लॉस हो सकते हैं, लेकिन पर्सनली लायबल नहीं होगा। बाकी अदर पार्टनर अगर 10 लाख का लॉस होता है तो बाकी पार्टनरों को और वो 5 लाख का लॉस भी अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में तो 5 लाख रुपए लगे हुए थे, लॉस 10 लाख का हो गया, तो बाकी पार्टनरों को घर से 5 लाख देने पड़ेंगे, लेकिन माइनर को सिर्फ वही देना पड़ेगा जो उसका शेयर लगा हुआ है, वो पर्सनली कुछ भी लायबल नहीं होगा। जैसे कंपनी में होता है, कंपनी में सिर्फ जितने शेयर होते हैं उतने के लिए लायबल होते हैं, कोई डायरेक्टर या कंपनी का शेयर होल्डर पर्सनली लायबल नहीं होता। तो माइनर के साथ पार्टनरशिप में भी ऐसा ही है जो अदर के साथ कंपनीज में होता है। आफ्टर मेजॉरिटी, मेजर होने के 6 मंथ के अंदर डिसाइड करना होता है पार्टनर बनना है या नहीं। अगर कोई 17.5 साल का था, पार्टनरशिप में पार्टनर था, जैसे ही वो 18 साल का हुआ तो उसे विद इन 6 मंथ ये क्लियर करना होगा कि वो पार्टनर रहेगा या नहीं। इंपोर्टेंट केस लॉज हैं, आप याद कर लेना। इसके बाद है राइट ऑफ पार्टनर, पार्टनर के क्या क्या राइट होते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट, बिजनेस मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। राइट टू कंसल्टेड, इंपोर्टेंट मैटर में ओपिनियन देने का राइट, कोई इंपोर्टेंट पार्टनरशिप का मैटर चल रहा है तो वह अपनी ओपिनियन दे सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, वो पार्टनरशिप की बुक्स को चेक कर सकता है। राइट टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट इक्वल शेयर करने का राइट, वो इक्वल प्रॉफिट भी मांग सकता है। राइट टू इंटरेस्ट, जो अगर उसने पार्टनरशिप को कुछ लोन दे रखा है उस पर इंटरेस्ट मांग सकता है। अब पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ, क्योंकि सभी का अपना काम है तो गुड फेथ में काम करना है, ऑनेस्टली काम करना नेसेसरी है। ड्यूटी टू शेयर लॉस, लॉस में भी सभी का शेयर होगा, जितना शेयर उनका प्रॉफिट में है इतना ही उनको लॉस में भी वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। ड्यूटी टू वर्क फॉर कॉमन बेनिफिट, कोई पार्टनर अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक म्यूचुअल एजेंसी है, तो यहाँ पे कॉमन बेनिफिट के लिए काम करना होगा। ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स, पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पार्टनरशिप से रिलेटेड अकाउंट्स मेंटेन करें। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स विद अ थर्ड पार्टी, पार्टनर्स के थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशन है। एक पार्टनर के एक्ट पूरी फर्म को बाइंड कर सकते हैं, हमने ऊपर भी बात की थी इसकी। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप के बिहाफ पे कोई एक्ट करता है तो पूरी फर्म उसके एक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। एक्ट डन बाय अ पार्टनर विद इन द अथॉरिटी बाइंड द फर्म, लेकिन एज अ पार्टनर कुछ करता है, अगर वो अपना पर्सनली कुछ कर ले, लाइक किसी फर्म में 4 पार्टनर हैं और किसी एक पार्टनर की पर्सनल लड़ाई हो जाए या पर्सनल वो कुछ कमिटमेंट कर दे अपने पर्सनल बिहाफ पे, तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी। फर्म लायबल बस उसी के लिए होगी कि वन पार्टनर विद इन द अथॉरिटी, मतलब अपनी पार्टनरशिप की अथॉरिटी के अंतर्गत कुछ कर देता है तो वह बाइंड द फर्म करेगा। इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी, पार्टनर नॉर्मल बिजनेस एक्ट कर सकता है। गुड्स परचेज, मतलब वैसे तो पार्टनर तो है ही, लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कुछ सामान बना रही है तो वो पार्टनर भी एज अ कस्टमर उस गुड्स को परचेज कर सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है और पेमेंट रिसीव कर सकता है। मतलब अपना पर्सनली अगर वो कुछ करते हैं तो उसका वो कॉन्ट्रैक्ट अपनी पार्टनरशिप फर्म के साथ भी कर सकते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन मीन्स फर्म को खत्म करना। जब पार्टनर बिजनेस परमानेंटली एंड हो जाता है तो उसे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। डिसोल्यूशन मीन्स टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप रिलेटिंग अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स। अब डिसोल्यूशन के मोड्स क्या क्या होते हैं कि किस किस तरीके से फर्म खत्म हो सकती है। बाय एग्रीमेंट, पार्टनर म्यूचुअली कंसेंट से डिसॉल्व कर सकते हैं। बाय नोटिस, पार्टनर एट विल नोटिस से डिसॉल्व कर सकते हैं। बाय एग्रीमेंट, सारे पार्टनर आपस में आके बाय नोटिस, कोई पार्टनर नोटिस दे दे कि फर्म को खत्म करो, मुझे तो इससे प्रॉफिट नहीं रहा या मुझे बिजनेस अच्छा नहीं लग रहा, तो वह नोटिस दे सकता है। बाय इंसॉल्वेंसी, अगर पार्टनर इंसॉल्वेंटी हो जाते हैं, उनके पास पैसा ही नहीं बचा, वो दिवालिया हो गए, तो फिर तो फर्म खत्म ही करनी पड़ेगी। बाय डेथ, पार्टनर डेथ से डिसोल्यूशन हो सकता है। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप वैसे ही खत्म हो जाएगी। बाय कोर्ट, अगर कोर्ट डिसोल्यूशन ऑर्डर दे सकता है, अगर कोई काम इलीगल हुआ या कोई पेमेंट नहीं कर पाए या कोई लीगल एक्ट का वायलेशन कर दिया तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि इस पार्टनरशिप को खत्म कर दिया जाए। ग्राउंड
ऑफ कोर्ट डिसोल्यूशन, किन किन ग्राउंड पे कोर्ट डिसोल्यूशन का ऑर्डर दे सकता है? इंसैनिटी, इंसैनिटी के ग्राउंड पे, परमानेंट इनकैपेसिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी हो जाने पर, मिसकंडक्ट, किसी लॉ का वायलेशन कर देने पर, कंटिन्यूस लॉसेस, अगर कंटिन्यूस लॉस ही हुए जा रहे हैं और कोर्ट को लगता है कि इस पार्टनरशिप को डिसॉल्व का ऑर्डर दे दिया जाए तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप इम्पॉसिबल होना, अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो पार्टनरशिप, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के दो पर्सन के बीच पार्टनरशिप है, इंडिया पाकिस्तान में वॉर हो जाता है, तो फिर वहां पर वो पार्टनरशिप वैसे ही इम्पॉसिबल हो जाती है कि इन कंट्रीज के लोग आपस में काम नहीं कर सकते, तो पार्टनरशिप को कोर्ट डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देता है। क्विक रिकॉल चार्ट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बिजनेस प्रॉफिट, ये सब होना चाहिए। पार्टनर्स एक्टिव स्लीपिंग नॉमिनल, माइनर पार्टनर बेनिफिट, नो पर्सनल लायबिलिटी, राइट एंड ड्यूटीज, प्रॉफिट अकाउंट्स, गुड फेथ, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, बाय नोटिस, बाय डेथ। ये नीचे अब सभी इंपोर्टेंट सेक्शंस और एक्ट, 3 एक्ट ऊपर यूज हुए हैं टोटल। कॉन्ट्रैक्ट टू सब्जेक्ट में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये आप जहाँ पे भी जिस जिस एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अपनी आंसर शीट में ये एक्ट कोट करते रहें। यूनिट डाली हुई है 1 और 2 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है, 3 एंड 4 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर है, यूनिट 5 पार्टनरशिप एक्ट के रिलेटेड है। ये थोड़े से सेक्शन डाले हैं, एटलीस्ट इतने सेक्शन तो आप यदि याद कर ही लेना। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ डाले हुए हैं। इसमें सेक्शन 124 इंडेमनिटी, कंपनसेशन फॉर लॉस, ये आप सारे याद कर लेना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सॉरी बहुत ज़्यादा सेक्शन नहीं है, थोड़े से हैं। आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो इजीली याद हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट केस लॉ डाले हुए हैं, ये केस लॉ सारे याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, 10-12 ही होंगे। अगर सारे याद नहीं भी रहते, एक दो भूल भी जाते हो, 8-10 केस लॉ भी इसमें से आपको याद रह जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। छोटा बड़ा क्वेश्चन जो भी आए बस उसमें आप केस लॉ कोट कर देना, सेक्शन नंबर कोट कर देना, तो आपकी कॉपी एकदम कंप्लीटली यूनिक बन जाएगी। 60+ तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, अगर आपने सारी चीजें ढंग से कोट कर दी तो आप 70 से 80 के बिटवीन भी मार्क्स ला सकते हैं। तो ये आपके नोट्स खत्म होते हैं और बस आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स डाउनलोड करिए और एग्जाम के बाद हमें कमेंट मार के बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ। और जब आपका रिजल्ट आए उस दिन आप कमेंट में मार्क्स मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि वही हमारी फीस है। जिस दिन हम कमेंट देखेंगे कि लोगों के 60+ मार्क्स आ रहे हैं तो हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सक्सेस